आज हम RISP टेस्ट करने जा रहे हैं जिसका एब्रीविएशन है रूटर इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्टिव टेस्ट है। इसे जूलियन रोटर ने 1950 में डेवलप किया था। इसके अलावा इसमें जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं ना, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या डायग्नोस्टिक के लिए होती हैं, जिसके बाद हम ट्रीटमेंट का प्लान भी कर सकते हैं। और ये टेस्ट जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एडजस्टमेंट के लिए, रिलेशनशिप और इस तरह के माइल्ड एडजस्टमेंट के को हैंडल करता है। इसके अलावा इसे कंडक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसमें से बहुत ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले इसके 3 वर्जन होते हैं। यहाँ स्कूल फॉर्म होता है, कॉलेज फॉर्म और अडल्ट फॉर्म। जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि ये जो फॉर्म है ये हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तमाम तरह के फॉर्म्स में हमारे पास 40 आइटम्स होती है, जिसे हम ये देते हैं अपने क्लाइंट को, जो कि उसे 20 मिनट्स में इसको कंप्लीट करता है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी सेंटेंस को मिसिंग नहीं छोड़ना होता। जब हम ये क्लाइंट को या किसी को भी ये टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो जो भी उसके रिलेटेड पहली थॉट उसको कहना है कि उसके माइंड में जो भी फर्स्ट थॉट आएगी तो उसने उसके अकॉर्डिंग ही इसे फिलअप करना है। अगर हम इसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो इसकी स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी और इंटर स्कोर रिलायबिलिटी रिपोर्टेड की गई है, और ये वाली रिलायबिलिटी खासी बेहतर समझी जाती है। इसकी वैलिडिटी भी इसी तरह से है। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक पर्सन पर भी की जा सकती है और डिफरेंट ग्रुप के लोगों पर भी की जा सकती है। जो एग्जामिनर होता है या टेस्ट टेकर होता है या क्लाइंट होता है, उसको हम ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है और अपनी फीलिंग्स में से इसमें से रिफ़्लेक्ट करनी है। आपकी जो भी फीलिंग्स हैं आपने उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको रिफ़्लेक्ट करना है। कोशिश ये करनी है कि कोई भी सेंटेंस जो है ना आपने स्किप नहीं करना, मिसिंग नहीं करना, सारे सेंटेंस आपने कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा आपको कोई और इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं होती, अगर पार्टिसिपेंट खुद कुछ ना पूछे तो। अदर देन दिस इज़ वेरी सिंपल काइंड ऑफ द टेस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग से अगर हम देखें तो अगर हम इसकी स्कोरिंग की बात करें तो इसकी स्कोरिंग एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। तो प्रोजेक्टिव जो टेक्निक होती है उसकी स्कोरिंग थोड़ी सी ट्रिकी होती है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ये हमारे पास, ये मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है। ये मेरे पास एक रूटर इनकम्प्लीट टेस्ट है, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। ये देखें, जैसे कि आई लाइक डैश, जो भी है आपका क्लाइंट है उसके जो भी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उसको बोले, उसको इधर एक्सप्रेस करें। 1 बाय 1 आपने सब सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये आपके पास 40 सेंटेंस हैं, 40 आइटम्स हैं, इनको कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो जो पहले हमारे पास क्वालिटेटिव मटेरियल में था उसको क्वांटिटेटिव मटेरियल में हमने चेंज करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह से होगी। सबसे पहले हमने इसकी स्कोरिंग को करना है। स्कोरिंग इसकी करने के लिए जनरली इन आइटम्स को जो हम नंबर्स देते हैं ना स्कोरिंग करने के लिए, वो 0 to 6 होते हैं। इसको हमने नंबर्स खुद देने होते हैं, जो कि हमारे पास है सी होता है। सी जो है वो मेंशन कर रहा होता है कन्फ्लिक्ट को, कि पर्सन में कन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा है। अगर C1 है, इसका जो रिस्पॉन्स है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट जो है पर्सन का पर्सनल सेल्फ के रिलेटेड है तो वो उसको C1 हम लोग कहेंगे। अगर C2 कन्फ्लिक्ट है तो मीन्स उसका दूसरे लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट एक्यूज़ क्या देता है, सेल्फ के साथ नहीं है, दूसरे लोगों के साथ उसका कन्फ्लिक्ट है, तो उसको हम C2 की स्कोरिंग देंगे। C3 बहुत ज़्यादा या एक्सट्रीम लेवल का उसने रिस्पॉन्स दिया हुआ है, तो उसको हम C3 के अकॉर्डिंग उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसके अलावा हमारे पास है PP शो कर रहा होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स को, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी इसी तरह से P1, P2 और P3 देंगे। एंड जो है वो हमारे पास न्यूट्रल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। उसके अलावा O हमारे पास है ओमिशन रिस्पॉन्स। इसके हमारे पास 4 रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसमें हमारे पास होता है, एक होता है कन्फ्लिक्ट, उस कन्फ्लिक्ट के बाद न्यूट्रल, पॉजिटिव और ओमिशन। ओमिशन वो वाले रिस्पॉन्स होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके क्लाइंट ने या टेक्स्ट टेकर ने
कोई सेंटेंस स्किप कर दिया है, मिसिंग कर दिया है, वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया तो उसकी हम स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। हमारे पास P1, P2, P3 P2, P1 एंड C1, C2, C3 इस तरह से 0 to 6 इसकी स्कोरिंग हम लोग करते हैं। और 0 जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है P1 पॉजिटिव, जिसको हम स्कोरिंग में कंसीडर नहीं करते, काउंटिंग में कंसीडर नहीं करते। उसके बाद है P2 की हमारे पास स्कोरिंग 1 होती है। P3 की स्कोरिंग 2 होती है। न्यूट्रल की स्कोरिंग 3 होती है। कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट C1, C2, C3, 4, 5 एंड 6। इसी तरह से हमने क्या करना होता है, ये जो हमें सेंटेंस गिवन है, इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने चेक करना होता है कि कौन सा सेंटेंस किस में आ रहा है। लेट्स सपोज कि हमारे पास हमारा जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है, आई लाइक डैश स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता है। तो उसका जो हमारे पास हम देखेंगे कि P3, P2 और P1 है, इनमें से कौन सा है पर्सनल जनरलाइजेशन हैप्पीनेस है, कि जब वो अपनी फैमिली के साथ होता है, पर्सनल है, तो वो हैप्पीनेस फील करता है। तो हम इसकी काउंटिंग में इसकी इंटरप्रिटेशन जो है P2 है, P2 की इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 1। हम इसको कंसीडर करेंगे। हम इन्हीं के पॉइंट्स करके, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस के आगे, इनकी 1 by 1 स्कोरिंग करते चाहेंगे। चाहे तो आप उसको P1 के नेम से मेंशन कर दे, चाहे आप उनके स्कोरिंग के नंबर्स को, जैसे आपको सूटेबल लगता है आप वैसे कर सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, इस सारी स्कोरिंग 1 by 1 आप लोगों ने यहाँ पे राइट कर देनी है। राइट करने के बाद यहाँ पे आपने इन सारी स्कोरिंग को प्लस कर लेना है कि ये टोटल आपके पास कितनी स्कोरिंग हो गई है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ। जब हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, इसका जो कट ऑफ स्कोर होता है वो हमारे पास होता है 135 इसका कट ऑफ स्कोर होता है हमारे पास। कट ऑफ स्कोर में अगर इसका कट ऑफ स्कोर हमारा कट ऑफ स्कोर 135 से आपके कट ऑफ स्कोर जो आपके पास बिलो आ रहा है 135 से, इट मीन्स डैट कि आपका जो क्लाइंट है वो एडजस्टेड है। ठीक है, एडजस्टमेंट कर रहा है सोसाइटी में। लेकिन अगर इसका स्कोर 135 से अबव है, इट मीन्स डैट कट ऑफ स्कोर 135 से अबव है, तो आपका जो क्लाइंट है वो माइल्ड एडजस्टमेंट में आता है। इसकी जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपके पास जब इन सारी आइटम्स की स्कोरिंग को प्लस करने के बाद आपकी अगर स्कोरिंग आ रही है कट ऑफ स्कोर के अकॉर्डिंग 135 आ रही है, 130 आएगी तो बॉर्डर लाइन आपकी कहलाएगी, 135 आ जाएगी या 135 से अबव आएगी तो माइल्ड एडजस्टमेंट। अभी मैंने आपको बताया इसकी कट ऑफ स्कोर होती है 135 के इक्वल। अगर आपके क्लाइंट की कट ऑफ स्कोर 135 से बिलो है, इट मीन्स डैट कि वो आपका क्लाइंट जो है एडजस्टेड है सोसाइटी में। जितनी कम स्कोर होगी उतना ज़्यादा, लो स्कोर होगी उतना ज़्यादा सूटेबल होगी, और जितनी ज़्यादा हाई स्कोर होगी तो वो माइल्ड एडजस्टमेंट होगी। आपने इंटरप्रिटेशन में यही बताना होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो सोसाइटी में एडजस्टेड है या माइल्ड एडजस्टेड है। क्योंकि हमारे पास RISB में अगर हमारी स्कोर लो होगी ना, इट मीन्स डैट कि वो पर्सन सोसाइटी में एडजस्ट कर रहा है सूटेबल तरीके से, उसको कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन अगर 135 या लेट्स सपोज आपके क्लाइंट के स्कोर 180 या 140 से प्लस इस तरह से कुछ भी हो जाए 135 से अबव, इट मीन्स डैट कि आपका जो क्लाइंट है वो माइल्ड एडजस्टमेंट की तरफ जा रहा है, उसका सोसाइटी के साथ कन्फ्लिक्ट्स है, कोई प्रॉब्लम है।